आज की हमारी पड़ताल उस सबसे बड़े रहस्य के बारे में है जो हम सबको जोड़ता है, आनुवांशिकता। यानी वो छिपा हुआ कोड जो ये तय करता है कि हम कौन हैं। कभी सोचा है कि बच्चे अपने माता पिता की झलक तो होते हैं, पर उनकी हूबहू नकल क्यों नहीं? हमारे पास विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का एक अध्याय है और आज हमारा मिशन है उस कोड को क्रैक करना। और इस जासूसी कहानी का हीरो कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं, बल्कि 19वीं सदी का एक पादरी था जिसके हथियार थे मटर के पौधे और गणित। और ये जासूसी कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि जनन का मतलब अगली पीढ़ी पैदा करने का सबसे बड़ा नतीजा यही है कि संतान अपने माता पिता जैसी दिखती है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। अलैंगिक जनन में जहां सिर्फ एक ही जनक होता है, संतान लगभग एक क्लोन जैसी होती है। जैसे गन्ने का खेत देखिए, सारे पौधे एक जैसे। लेकिन लैंगिक जनन में जहां 2 जनक शामिल होते हैं, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। इंसानों को ही देख लीजिए, एक ही माता पिता के बच्चे भी कितने अलग होते हैं। ये विभिन्नताएं ही कहानी को दिलचस्प बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये विभिन्नताएं, ये फर्क आते कहां से हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका होता क्या है? हर पीढ़ी में कुछ पुरानी विभिन्नताएं तो आती ही हैं, साथ में कुछ नई भी जुड़ जाती हैं। इसकी मुख्य वजह है डीएनए की कॉपी बनाने की प्रक्रिया में होने वाली बहुत ही मामूली गलतियां। जब कोशिकाएं बढ़ती हैं तो डीएनए को अपनी एक सटीक कॉपी बनानी होती है, पर इस प्रक्रिया में कभी-कभी छोटी-मोटी चूक हो जाती है। लैंगिक जनन में तो ये और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहां 2 अलग-अलग लोगों का डीएनए मिलकर एक बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन बनाता है। पर इन विभिन्नताओं की जरूरत क्या है? मतलब अगर किसी प्रजाति के सभी जीव एक जैसे हों तो क्या परेशानी है? शायद ज्यादा आसान होता। आसान तो होता, पर बहुत खतरनाक भी। ये विभिन्नताएं किसी भी प्रजाति के लिए एक तरह से एक बीमा होती हैं, उसके अस्तित्व की गारंटी। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए जीवाणुओं का एक बड़ा समूह है जो एक खास तापमान पर रहता है। उनमें से ज्यादातर एक जैसे हैं, पर कुछ में एक छोटी सी विभिन्नता है कि वो थोड़ी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम इंसानों में कुछ लोग ज्यादा ठंड सह लेते हैं और कुछ ज्यादा गर्मी। बिल्कुल। अब सोचिए कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अचानक उस जगह का तापमान बढ़ने लगे, क्या होगा? ज्यादातर जीवाणु जो उस बढ़े हुए तापमान के लिए तैयार नहीं थे, वो सब मर जाएंगे। लेकिन वो मुट्ठी भर जीवाणु जिनके पास गर्मी सहने की वो खास विभिन्नता थी, वो बच जाएंगे और फिर वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे। इस तरह उनकी प्रजाति खत्म होने से बच गई। प्रकृति इसी तरह लगातार इन विभिन्नताओं में से सबसे बेहतर को चुनती रहती है। यही तो जैव विकास यानी इवोल्यूशन की बुनियाद है। ये तो बिल्कुल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात हो गए। जैसे हम आजकल सुनते हैं कि एंटीबायोटिक का असर कम हो रहा है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया बच निकलते हैं जो दवा को झेल सकते हैं। तो ये वही प्रक्रिया है। एकदम सही पकड़ा, ये वही प्रक्रिया है। और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे काम करने वाले नियमों को सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने समझा था। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक पादरी जो अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधों को देख रहा है। ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है कि मेंडल ने ये सब बिना डीएनए, बिना जीन या माइक्रोस्कोप के पता लगा लिया, सिर्फ पौधों को देखकर और उनकी गिनती करके। ये तो किसी जासूस की काम जैसा है ना, जो सिर्फ सुराग देखकर पूरे मुजरिम का पता लगा ले। बिल्कुल, उनका काम किसी जासूसी से कम नहीं था। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सिर्फ जीव विज्ञानी नहीं थी, उन्होंने गणित और सांख्यिकी का इस्तेमाल किया। उन्होंने मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि वो एक आदर्श अपराधी था, जिसके सुराग बहुत साफ थे। पौधा या तो लंबा होगा या बौना, बीच का कुछ नहीं। बीज या तो गोल होगा या झुर्रीदार, फूल या तो बैंगनी होंगे या सफेद। इन साफ साफ दिखने वाले लक्षणों ने उन्हें पैटर्न पकड़ने में मदद की। तो उनका पहला कदम क्या था? उन्होंने इस केस को सुलझाने की शुरुआत कैसे की? उन्होंने एक शुद्ध लंबे पौधे का पराग एक शुद्ध बौने पौधे पर डाला, यानी उनका संकरण कराया। अब कोई भी सोचेगा कि शायद बीच की लंबाई वाले पौधे पैदा होंगे, है ना? हाँ, जैसे लाल और सफेद रंग मिलाकर गुलाबी बन जाता है। पर नतीजा चौंकाने वाला था। पहली पीढ़ी, जिसे F1 कहते हैं, उसमें पैदा हुए सभी के सभी पौधे लंबे थे। बौनापन जैसे हवा में गायब हो गया था। सारे पौधे लंबे, तो बौनेपन वाला गुण हमेशा के लिए खत्म हो गया। कोई भी यही सोचेगा। मेंडल ने आगे प्रयोग जारी ही क्यों रखा? क्या उन्हें पहले से कोई अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ है? यही तो एक महान वैज्ञानिक की पहचान है। उन्हें लगा कि ये इतना सीधा नहीं हो सकता। वो बौनापन कहीं गया नहीं है, बस छिप गया है।
तो उन्होंने कहानी में अगला मोड़ लाया। उन्होंने F1 पीढ़ी के उन्हीं लंबे पौधों को आपस में प्रजनन करने दिया, जिसे स्वपरागण कहते हैं। और जब दूसरी पीढ़ी यानी F2 के बीज उगे तो उनका शक सही साबित हुआ। मतलब बौने पौधे वापस आ गए? हाँ, बौने पौधे वापस आ गए। तो पहली पीढ़ी में कहाँ छिपे हुए थे? और क्या कुछ भी संख्या में वापस आए या ऐसे ही? वो एक बहुत ही खास अनुपात में वापस आए। हर 3 लंबे पौधों के लिए एक बौना पौधा था, 3.1 का अनुपात। ये इतना सटीक था कि मेंडल समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे गणित का कोई नियम काम कर रहा है। 3 और 1 का अनुपात। तो इस सुराग से उन्होंने क्या नतीजा निकाला? यहीं से प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव लक्षण का सिद्धांत सामने आया। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक कमरे में 2 लोग बात कर रहे हैं, एक की आवाज बहुत तेज है, वो प्रभावी है, और दूसरे की बहुत धीमी, वो अप्रभावी। जब दोनों एक साथ बोलेंगे तो आपको सिर्फ तेज आवाज वाले की बात सुनाई देगी। धीमी आवाज वाला बोल तो रहा है पर उसकी बात दब गई है। मेंडल ने कहा कि लंबाई का गुण T प्रभावी है और बौनेपन का गुण स्मॉल t। F1 पीढ़ी में दोनों गुण TT मौजूद थे, पर दिखा सिर्फ प्रभावी वाला यानी लंबापन। और F2 पीढ़ी में बौना पौधा इसलिए दिखा क्योंकि उसे दोनों तरफ से धीमी आवाज वाले यानी अप्रभावी गुण TT मिले। बिल्कुल सही। अप्रभावी गुण सिर्फ तभी दिखाई देता है जब उसका जोड़ीदार भी अप्रभावी ही हो। यहीं से ये क्रांतिकारी विचार आया कि गुण आपस में घुल मिल नहीं जाते, बल्कि वे अलग अलग इकाइयों की तरह होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सफर करते हैं। रुकिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर भी कोई ऐसा गुण छुपा हो सकता है जो मुझ में तो नहीं दिखता पर मेरे बच्चों में दिख सकता है, जैसे शायद मेरे दादाजी की आंखों का नीला रंग। बिल्कुल संभव है। यही तो अप्रभावी या रिसेसिव जीन की खासियत है। वो पीढ़ियों तक चुपचाप सफर कर सकता है, सही जोड़ीदार का इंतजार करते हुए। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस पहेली का अगला टुकड़ा क्या था? मेंडल सिर्फ एक गुण पर तो नहीं रुके होंगे? नहीं, उन्होंने इसे और जटिल बनाया। उन्होंने ऐसे पौधों को चुना जिनमें 2 अलग अलग गुण थे, जैसे लंबे पौधे जिनके बीज गोल थे और बौने पौधे जिनके बीज झुर्रीदार थे। जब उन्होंने इनका संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में, जैसा कि उम्मीद थी, सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले निकले, क्योंकि ये दोनों ही प्रभावी गुण थे। लेकिन असली कहानी तो F2 पीढ़ी में होगी। हाँ, और F2 पीढ़ी के नतीजों ने आनुवांशिकता का सबसे बड़ा नियम हमारे सामने रखा। उसमें सिर्फ माता पिता जैसे कॉम्बिनेशन ही नहीं मिले, यानी लंबे गोल और बौने झुर्रीदार, बल्कि 2 बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन भी सामने आए। लंबे पौधे जिनके बीज झुर्रीदार थे और बौने पौधे जिनके बीज गोल थे। तो ये तो बहुत ही बड़ी खोज है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति लक्षणों का कोई पैकेज डील बनाकर नहीं बेचती। ऐसा नहीं है कि लंबे पौधे वाले पैकेज में गोल बीज का होना जरूरी है। आपने एकदम सही समझा। प्रकृति हर लक्षण को एक ताश के पत्ते की तरह देखती है। हर पीढ़ी में इन पत्तों को फेंटकर नए सिरे से बांटा जाता है। पौधे की लंबाई का बीज के आकार से कोई लेना देना नहीं है। इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बस इतना है कि हर गुण अपनी मर्जी का मालिक है। यही वजह है कि भाई बहनों में माता पिता के गुणों के इतने अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखते हैं। हाँ, किसी को माँ की आंखें मिलती हैं तो पिता के बाल। बिल्कुल ठीक है, तो मेंडल ने बगीचे में बैठे बैठे ये पूरा कोड लगभग क्रैक कर लिया। पर ये सब कोशिका के अंदर कैसे काम करता है? मेंडल जिन्हें कारक कह रहे थे वो असल में हैं क्या? यहाँ पर जो बात आकर्षक है वो ये है कि मेंडल के कारक असल में जीन थे, जिनके बारे में हम आज जानते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि हमारी हर कोशिका के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में रखी किताबों की जिल्दों को आप गुणसूत्र या क्रोमोसोम कह सकते हैं, और उन किताबों के अंदर जो निर्देश लिखे हैं, जो रेसिपी लिखी हैं, वो जीन है। हर रेसिपी एक खास चीज बनाने का तरीका बताती है। आंखों का रंग नीला करो, बालों को घुंघराला बनाओ। और हमें हर किताब की 2 कॉपी मिलती हैं, एक माँ की लाइब्रेरी से और एक पिता की लाइब्रेरी से। एकदम सही। इसीलिए हर निर्देश यानी हर जीन के लिए हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। अब देखते हैं कि एक जीन पौधे को लंबा कैसे बनाता है। पौधे की लंबाई कुछ खास हार्मोन पर निर्भर करती है। ये हार्मोन एक खास प्रोटीन की मदद से बनते हैं, जिसे एंजाइम कहते हैं। प्रभावी जीन T वाली रेसिपी एक बहुत अच्छा एंजाइम बनाती है जो खूब सारा हार्मोन बनाता है और पौधा लंबा हो जाता है।
लेकिन अप्रभावी जीन टी वाली रेसिपी में शायद कोई गड़बड़ है, जिससे एंजाइम ठीक से काम नहीं करता, वो कम हार्मोन बनाता है और नतीजा पौधा बौना रह जाता है। तो एक जीन सिर्फ एक प्रोटीन बनाने का कोड है और वो प्रोटीन बाहर की दुनिया में हमारे लक्षणों का आकार देता है। ये तो कमाल का सिस्टम है। मटर के पौधों से लेकर प्रोटीन तक की ये कहानी तो समझ आ गई, पर जाहिर है हम सब ये जानना चाहेंगे कि ये सब हम इंसानों पर कैसे लागू होता है। शायद सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है, ये कैसे तय होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की? क्या इसका भी कोई छिपा हुआ कोड है? बिल्कुल है, और ये कोड भी उन्हीं गुणसूत्रों यानी हमारी लाइब्रेरी की किताबों में छिपा है। मनुष्यों में कुल 23 जोड़ी किताबें होती हैं। इनमें से 22 जोड़े स्त्री और पुरुष में एक जैसे होते हैं, लेकिन 23वीं जोड़ी खास होती है। इसे लिंग सूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यही जोड़ी दोनों में अलग होती है। कैसे अलग होती है? स्त्री में ये जोड़ा XX होता है, यानी 23वीं किताब की दोनों कॉपियां एक जैसी होती हैं। लेकिन पुरुष में ये जोड़ा XY होता है। इसमें एक किताब तो X होती है, पर दूसरी एक छोटी और अलग तरह की किताब होती है जिसे Y कहते हैं। अच्छा, तो अगर स्त्री के पास सिर्फ X वाली किताबें हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को माँ से तो हमेशा X गुणसूत्र ही मिलेगा। बिल्कुल, माँ के पास देने के लिए X के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए बच्चे का लिंग पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पिता से कौन सा गुणसूत्र मिला है। पिता की जनन कोशिकाओं यानी शुक्राणुओं में आधे X वाले होते हैं और आधे Y वाले। तो ये 50-50 का चांस है। जी, अगर पिता का X गुणसूत्र वाला शुक्राणु माँ के अंडे, जिसमें हमेशा X होता है, उससे मिलता है, तो जोड़ी बनेगी XX और संतान लड़की होगी। और अगर पिता का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु संडे से मिलता है तो जोड़ी बनेगी XY और संतान लड़का होगी। तो असल में बच्चे का लिंग पिता से आने वाले गुणसूत्र से तय होता है। तो संक्षेप में आज की हमारी इस जासूसी पड़ताल में हमने कई सुराग जोड़े। पहला, लैंगिक जनन से जो विभिन्नताएं पैदा होती हैं वो किसी प्रजाति के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। दूसरा, मेंडल के प्रयोगों ने हमें बताया कि गुण घुलते मिलते नहीं बल्कि प्रभावी और अप्रभावी इकाइयों के रूप में आगे बढ़ते हैं। तीसरा, उन्होंने ये भी बताया कि हर गुण एक आजाद मुसाफिर है जो दूसरे गुणों से बिना पूछे अपनी राह चलता है। चौथा, जीन असल में प्रोटीन बनाने की रेसिपी है और ये प्रोटीन ही हमारे शरीर के असली कारीगर हैं। और आखिर में मनुष्यों में बच्चे का लिंग एक सीधा सा गणित है जो पिता से मिलने वाले X या Y गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। यहाँ एक अंतिम विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। हमने बात की कि मानव में लिंग निर्धारण पूरी तरह से आनुवंशिक है, X और Y गुणसूत्रों से तय होता है। लेकिन कुछ सरीसृपों जैसे कई तरह के कछुए और मगरमच्छ में लिंग का निर्धारण इस बात से होता है कि अंडे को किस तापमान पर सेका गया है। किसी एक तापमान पर सिर्फ नर निकलते हैं और उससे कुछ डिग्री ऊपर या नीचे के तापमान पर सिर्फ मादा। यह एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, हमारा समाज कितना अलग होता अगर हमारे कुछ बुनियादी लक्षण जैसे हमारा लिंग केवल विरासत में मिले जीन से नहीं बल्कि उस वातावरण से तय होते जिसमें हम पैदा हुए।